क्वेश्चन नंबर 4 घा तक लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अंगा। इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट है और ये एक छोटा सा फिगर उसमें बना हुआ है। हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये एक जर्मेनियम का डायोड यहाँ लगा हुआ है और ये 30 वोल्ट शिखर मान वाला प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पर है। और ये जो डायोड है ये 400 ओम प्रतिरोध के लोड रेजिस्टेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का जो अग्र प्रतिरोध है वो 20 ओम है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम। रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज का मान ज्ञात करिए। आपको डायोड में शिखर धारा का मान पता लगाना है और लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज भी पता लगाना है। यदि डायोड को आदर्श मान लें तो ये मान क्या होंगे, आपको ये भी मालूम करना है। सबसे पहले देखेंगे कि हमको गिवन क्या क्या चीजें हैं। दिया है, पहले दिया है 30 वोल्ट शिखर मान। तो आपको याद होगा प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को, वोल्टेज के शिखर मान को V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यू हमको दी गई है 30 वोल्ट। एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है और L इज इक्वल टू 400 ओम। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम है। डायोड का जो अग्र प्रतिरोध है RD, रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, दैट इज 20 ओम। तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। रोधक वोल्टेज को आप V नॉट से लिख दो और ये है 0.3 वोल्ट रोधक वोल्टेज है। ये डायोड में शिखर धारा अभी हमको ज्ञात करना है। ये चीजों तो दी गई हैं, ज्ञात क्या करना है हमको? ज्ञात करना है डायोड में शिखर धारा। डायोड में शिखर धारा I नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज। तो लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, इसको एक काम करते हैं VS मान लेते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। और शिखर वोल्टेज को V नॉट से ये भी पता लगाना है हमको। बोला यदि डायोड को आदर्श मान लें तो इसके मान क्या होंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम निकालेंगे डायोड में शिखर धारा, ठीक है। डायोड में शिखर धारा I नॉट इज इक्वल टू, शिखर धारा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसके लिए एक काम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। शिखर वोल्टेज सोर्स का कितना है 30 वोल्ट, ठीक है। और डायोड का जो निरोधी वोल्टेज है, जो इन्होंने बोला कि रोधक वोल्टेज है, वो 0.3 वोल्ट है। मतलब अगर 30 वोल्ट सोर्स का है तो डायोड का जो रोधक वोल्टेज है वो 0 रोधक वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग, तो वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा? अपोज करेगा। रोधक का मतलब ही क्या होता है, रोकने वाला वोल्टेज, तो अपोज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शिखर वोल्टता V नॉट है और रोधक वोल्टेज VS है तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। ऐसा करने से परिपथ का क्या पता चलेगा, कुल वोल्टेज पता चलेगा, ठीक है। और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा 20 ओम। तो ये RF है और RL कितना है
400 ओम। इस तरह से ये आर एफ प्लस आर एल, और जोड़ा क्यों हमने, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में लगे, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। आर एफ का मतलब फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, अग्र प्रतिरोध 20 ओम है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। फिर से एक बार देख लें, शिखर धारा के लिए धारा का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। परिपथ का कुल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, शिखर वोल्टेज अगर 30 वोल्ट है और डायोड का रोधक वोल्टेज 0.3 है, तो ये 30 को अपोज करेगा 0.3, तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए उसके शिखर वोल्टेज में स्टॉपिंग पोटेंशियल को माइनस कर दिया हमने। परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आर एफ प्लस आर एल से निकाल देंगे। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। वी ओ की वैल्यू दी गई है 30, वी एस है 0.3 वोल्ट, आर एफ 20 और आर एल 400। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आई नॉट 30 में से 0.3 माइनस हो गए, ये बचेंगे 29.7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 600 ओम। ठीक है, अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, ओ आई एम सॉरी, 420 आएगा ये। ठीक है, ये 400 और 20, वो मैंने 400 और 200 ऐड करके 600 कर दिया उसका। चलिए, एक जीरो हटेगा तो एक अंक पे दशमलव यहां पर आ जाएगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू 2.97 अपॉन 42। अब 42 से आपको इसको डिवाइड करना है, 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा 3 से, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। 14 टाइम्स में कटेगा और 3 नवा 27, फिर 2, फिर 3 नवा 27। ठीक है, अब 14 से 0.99 को डिवाइड करिए, 0.0 पॉइंट लगाएंगे, 14 में 9 के भाग देंगे, 0 बार जाएगा, फिर 9 ले लेंगे तो 99। अब 14 में 99 का भाग देंगे, 14 सत्ते 98, एक बचेगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाएगा, 0 बार भाग जाएगा, फिर 14 सत्ते 98। इस तरह से आई नोट की वैल्यू आएगी 0.071 एम्पियर। ये शिखर वोल्टेज, शिखर धारा का मान आएगा लोड के सिरों के बीच में। डायोड में शिखर, ये जो डायोड है आपका, इसके शिखर धारा का मान 0.071 एम्पियर के इक्वल आएगा, 0.071। ठीक है, अच्छा, अगर इतनी शिखर धारा डायोड में जा रही है तो आपको पता लगाना है लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज। इसलिए लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, तो लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, वो वी नॉट तो हम यहां पर लिख चुके हैं, वी नॉट अक्रॉस लोड, लोड के सिरों का शिखर वोल्टेज, ऐसे लिख देते हैं इसको, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। डायोड में कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, इतनी। अब बेटा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यही करंट तो इसमें भी आएगी, वही करंट इसमें भी आएगी। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। इसलिए जो मैक्सिमम करंट डायोड के क्रॉस होगी, डायोड में फ्लो होगी, वही करंट तो लोड रेजिस्टेंस में आएगी। अब लोड रेजिस्टेंस में आने वाली करंट कौन सी है, ये वाली। प्रतिरोध 400 ओम, इसलिए इसके सिरों के बीच का वोल्टेज निकालना बहुत आसान है। वोल्टेज अक्रॉस लोड हम निकालेंगे आई नॉट इंटू आर एल।
भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई नॉट करंट फ्लो हो रही है और प्रतिरोध RL है उसका। आई नॉट की जगह 0.071 मल्टीप्लाइड बाई RL। RL मीन्स 400, या तो आप यही वैल्यू लिख के करिए, बाद में राउंड ऑफ करवा दीजिएगा, इनटू 400 मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 004728, अगेन 4728, 00 लिख दिया, 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, और 1 2 3 4 अंकों पर दशमलव लगेगा, तो 4 अंकों पर दशमलव लगेगा यहां। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड इज इक्वल टू 28.28 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं कैसे दिया है, 28.4 वोल्ट। ठीक है, इसको आप 3 कर सकते हैं, राउंड ऑफ करवाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा करेंगे, 28.3 वोल्ट कर लेंगे। इसका मतलब उन्होंने इसी से मल्टीप्लाई किया है सीधे। ठीक है, तो अगर आप वैसे ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट वही आंसर मिले हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आई नॉट की ये वाली वैल्यू है ना, यही आप नोट कर दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 00, ये 00 आ जाएंगे, 4 1 जार 4, 4 7 जार 28, 3 नंबर पे दशमलव, तो ये आ गया 28.4, वही आंसर आ गया। वो आंसर भी गलत नहीं है, इतना वोल्ट आ गया। अच्छा, अभी लेकिन हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि यदि डायोड को आदर्श मान लें तब ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, अगर हम डायोड को आइडियल मान लें। बेटा अगर आप डायोड को आदर्श मान लेंगे, देखो डायोड को अगर आप आइडियल मान लेंगे तो ना तो उसका जो अग्र प्रतिरोध है वो भी कितना हो जाएगा 0, और उसका जो रोधक वोल्टता है वो भी कैसी होगी 0 के बराबर। इफ दिस इज एन आइडियल डायोड, एट दैट सिचुएशन RF विल बी 0, और जो रोधक वोल्टता है Vs, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि यदि डायोड को आदर्श मान लिया जाए, ठीक है, तब उसके RF की वैल्यू भी कितनी होगी 0, और उस समय वो एक भी रोधक वोल्टता नहीं होगी उसकी। अगर ये आइडियल होगा तो उस वक्त फिर से शिखर धारा डायोड में शिखर धारा आई नॉट इज इक्वल टू, देखो उस वक्त भी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, VO माइनस VS अपॉन RF प्लस RL। लेकिन होगा क्या बेटा कि VO की वैल्यू तो कितनी है 30 वोल्ट, और VS कितना हो गया है अब 0, RF भी 0 प्लस RL 400। इस तरह से आई नॉट की जो वैल्यू बेटा आपको मिलेगी 30/400 या 3/40, 30/400, 0 से 0 कैंसिल, 3/40, इससे हटाया पॉइंट लगा दिया यहाँ पर एक, अब डिवाइड करेंगे तो 0.0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। उस वक्त शिखर धारा का मान कितना बन जाएगा 0.05 एम्पियर, 0.05075 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, करंट का मात्रक एम्पियर होता है ना, एम्पियर वोल्ट। ठीक है, सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, लोड के सिरों पर
शिखर वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड। इसके लिए फिर से बेटा वही फॉर्मूला, आई नॉट इंटू आर एल, आई नॉट इज 0.05 एंड आर एल इज 400। मल्टीप्लाई अगर आप करा देंगे, 00, 4 5 जार 20, 4 7 जार 28 और 2 30। 3 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट। तो पहले जो आंसर होगा वो, उसके लिए शिखर मान धारा का 0.071 एम्पियर और लोड के सिरों पर वोल्टेज होगा 28.4 वोल्ट। लेकिन अगर डायोड को आदर्श मान लेंगे तो ना तो उसका कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रह जाएगा, आपको याद होगा आदर्श जो चीज़ें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे इलेक्ट्रिकल, वो कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेंगे आइडियल अगर है तो, और ना तो उनमें कोई रोधक वोल्टता होगी, तो आर एफ भी जीरो होगा, वी एस भी जीरो होगा। और फिर से वही फॉर्मूले हमने लगाए और उनके आंसर पता लगा लिए। ठीक है, यही हमको करना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। आप इसे नोट कर लें, इसके बाद करते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का में है, गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलॉम पर मीटर है। ऐसा लगता है ये हम कर चुके हैं क्या अभी? कौन सा? इसके पहले वाले सेट के 8 का। अच्छा ठीक, इसके जो पहले सेट था बेटा, आप देखें XV सेट जो था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला पार्ट लिखा था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है? पहले तो ये था। फिर एक गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम वही यहाँ पर करना है आपको कि गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलॉम पर मीटर है। तो क्योंकि पिछले सेट में हमने करा, इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं, आप वहां से इसकी हेल्प ले लीजिए। सेम वही क्वेश्चन है तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपना वहां से हेल्प ले लीजिए आप। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 खा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चे स्वयं हल करें, स्वयं सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 5 खा। आंसर देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप ध्यान सुने। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंस बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। सबसे पहले इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंस बल का वेक्टर स्वरूप, पर कार्य करने वाले लॉरेंस बल का वेक्टर स्वरूप। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक आवेशित कण जो वो गतिमान है, और उस पर लगे जो लॉरेंस बल है उसका आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो आप देखें, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंस फोर्स, ठीक है, ये हो सकता है Q इंटू V क्रॉस B। ये उस वक्त लॉरेंस बल का वेक्टर स्वरूप होगा।
यहां पर जो सिंबल यूज हो रहे हैं उनका जिक्र कर दिया जाए जरा। यहां एफ क्या चीज है? एफ है लॉरेंस बल। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला लॉरेंस बल। क्यू है आवेशित कण का आवेश। आवेशित कण का आवेश। v है आवेशित कण का वेग। आवेशित कण का वेग। b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये सूत्र हो गया और उन्होंने यही बोला कि वेक्टर स्वरूप लिखिए। अच्छा, इसके बाद इसी में एक न्यूमेरिकल भी लगाया हुआ है उन्होंने। न्यूमेरिकल समझें कुछ भी, उसको सॉल्व करते हैं। 5 खा का सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग। देखिए बेटा, लिखा हुआ है दो समान आवेशित कण, यानी कि जो दो कण हैं उनके आवेश समान हैं। सबसे पहले मैं यहां पर नोट करूंगा कि क्या क्या मुझे दिया गया है। दो समान आवेशित कण, अगर पहले कण का आवेश Q1 माने, दूसरे कण का Q2 माने, तो दोनों के आवेश कैसे हैं? समान। और दोनों को हमने मान कितना लिया? Q। आगे समान त्वरक विभव से त्वरित करके दोनों को समान त्वरक विभव से त्वरित किया गया है, तो माना त्वरक विभव v है। माना त्वरक विभव v है। आगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं, तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। आगे जिससे वे क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। मतलब जब ऐसा कराया जाता है तो एक पार्टिकल R1 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमना शुरू कर देता है और एक पार्टिकल R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमना स्टार्ट कर देता है। तो उन्होंने बोला कि ए व बी द्रव्यमानों के अनुपात, ए व बी जो पार्टिकल है उनके द्रव्यमानों के अनुपात R1 और R2 के पदों में ज्ञात करिए। देखिए, आपको याद होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का एक सूत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, mv/qb। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमको क्या करना है। हमको करना ये है क्वेश्चन के मुताबिक कि उनके द्रव्यमानों का अनुपात चाहिए मुझे और R1 और R2 के पदों में चाहिए। ठीक है। इसको और एक चीज आप थोड़ा सा देखें, इसमें आवेश दोनों पार्टिकल्स का सेम है और दोनों को समान विभव से त्वरित किया जा रहा है। क्या आप इसको पहचानते हैं? इसको m/v, ये क्या है? संवेग। संवेग का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में बताइए। गतिज ऊर्जा के पदों में √2m k। ठीक है।
तो इस तरह से r की एक वैल्यू हो जाएगी √2m k अपॉन q इंटू बी। ठीक है, k की जगह क्या लिखा जा सकता है, q इंटू वी। देखो जब आवेश और त्वरक विभव सेम है तो जाहिर सी बात है फिर तो कि गतिज ऊर्जा भी दोनों की कैसी होगी, सेम ही आएगी। या आप चाहें तो ऐसा नोट कर सकते हैं √2m q इंटू वी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ना q इंटू वी अपॉन q इंटू बी। अब अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो r स्क्वायर आ जाएगा 2m3v अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्यू से एक क्यू ये कैंसल हो गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv अपॉन q इंटू बी स्क्वायर। हमें m चाहिए r के पदों में, तो m का मान निकाल लो। m इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2v। अब ध्यान से देखिएगा, यहां q दोनों पार्टिकल्स का सेम है, कांस्टेंट है। v दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, b एक समान है ही। तो अब आप देख रहे हैं 2 कांस्टेंट है, तो m का जो डायरेक्ट रिलेशन मिला वो डायरेक्ट रिलेशन किससे मिला, आर स्क्वायर से। ठीक है, इसका मतलब किसी भी पार्टिकल का जो द्रव्यमान होगा वो उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। इसलिए देयरफॉर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए बताइए, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। तो ये एक आंसर आ जाएगा। r1 r2 के पदों में ज्ञात करिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो आवेशित कण थे, दोनों के चार्ज सेम थे, दोनों सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट किए गए हैं, दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा था। अब ये सूत्र हमको पता था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या mv अपॉन क्यूबी। mv संवेग है, संवेग का फॉर्मूला होता है √2m के। गतिज ऊर्जा के लिए q इंटू वी लिख दिया हमने। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद जो कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद ये बचा। हमें m के बारे में बातें चाहिए तो हमने m का फॉर्मूला बना लिया यहां से। अब उसमें देखा q दोनों का सेम है, b यूनिफॉर्म है, वोल्टेज दोनों के लिए सेम ही लग रहा है, 2 कांस्टेंट टर्म है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है केवल r को छोड़कर। तो m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, और इससे अगर हम आंसर निकालने जाएंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ये कौन सा नंबर हो गया, 5 का खा। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 गा। क्वेश्चन नंबर 5 गा। आंसर पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, सेकेंड पार्ट पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा थर्ड पार्ट मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतनी सारी बातें आपको पता लगानी है। और तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी करी जा रही है। अब देखें क्या चीजें हमको दी गई हैं। दिया है प्रारंभिक लंबाई अगर L मानी जाए तो अंतिम लंबाई L2 का क्या कर दिया गया है, 3L, 3 गुनी कर दी गई है ना। अच्छा ये बताएं, किसी तार को अगर आप पकड़ के ऐसा 3 गुनी लंबाई तक बढ़ा देंगे तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। तो क्या उसका आयतन बदल जाएगा, आयतन भी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ना तो हमने उससे मटेरियल काट के हटाया और ना उसमें मटेरियल लगाया, तो आयतन भी कैसा होगा, सेम। लेकिन
उसमें दो बदलाव आएंगे, लंबाई बढ़ने से तार पतला जरूर हो जाएगा, तो एरिया उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आयतन सेम रहेगा। माना प्रारंभिक क्षेत्रफल A1, अंतिम क्षेत्रफल A2, और A2 A1 से कैसा होगा, कम। A2 विल बी लेस देन A1। क्यों? क्योंकि तार अगर 3 गुनी लंबाई तक बढ़ा दिया है तो क्षेत्रफल कम हो गया होगा, तार पतला हो गया होगा। इसके बाद प्रतिरोध पर क्या असर आएगा, तो उसके लिए माना प्रारंभिक प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू R तथा अंतिम प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही हमको पता लगाना है, ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं। अब देखो, अभी आपने बोला कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि तार का प्रारंभिक आयतन किसके बराबर होगा, तार के अंतिम आयतन के बराबर होगा। तार का अंतिम आयतन, प्रारंभिक आयतन, तार का आयतन निकालना है, बेलनाकार होता है, तो आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई प्रारंभिक, अंतिम के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ठीक है। यहां से अगर मैं एक काम करता हूं कि मैं A1 अपॉन A2 निकाल लूं अगर, तो ये कितना मिलेगा, L2 अपॉन L1, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ गई, L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1, 3L अपॉन L करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको सबसे पहले प्रारंभिक प्रतिरोध निकालिए। सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से, R का सूत्र याद है ना आपको, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और सबसे पहले प्रारंभिक प्रतिरोध निकालेंगे। प्रारंभिक प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू, बताइए रो की जगह क्या लिखा जाए, रो, क्यों, क्योंकि आप तार को खींचकर लंबाई 3 गुनी कर रहे हैं, और रो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये सिर्फ और सिर्फ तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ तो नहीं बदल रहे ना, तार को पकड़कर खींच के लंबाई 3 गुनी कर दी, मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे आप, इसलिए रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो L1 अपॉन A1, अंतिम प्रतिरोध निकाल देते हैं, अंतिम प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2, हमें तो R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 अपॉन R1 कर लीजिए, R2 अपॉन R1, देखें R2 अपॉन R1, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, रो से तो रो कट जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, L2 अपॉन A2, L2 अपॉन A2, और अपॉन में कौन आएगा, L1 अपॉन A1, लेकिन ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन L1। अब ये बताएं तो समझ आया कि नहीं भाई, R2 यानी कि ये चीज ऊपर रहेगी ये नीचे, तो L2 अपॉन A2 ऊपर और L1 अपॉन A1 नीचे, जब ये नीचे रहेगा तो पलट के A1 अपॉन L1 बना लेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, R2 की जगह R2 और R1 की जगह पर देखो, प्रारंभिक प्रतिरोध R माना गया है, इसको बेटा हम लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, R2 अपॉन R, L2 अपॉन L1, 3L अपॉन L करोगे तो कितना आएगा 3, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 3,
इस तरह से R2 इज इक्वल टू 9R। क्या मतलब निकला कि जो प्रतिरोध होगा अंतिम प्रतिरोध वो प्रारंभिक प्रतिरोध का 9 गुना हो जाएगा। अतः अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 9 गुना हो जाएगा। एक पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट देखिए, लिखा है प्रतिरोधकता पर, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर है क्योंकि तार की लंबाई खींचने में पदार्थ नहीं बदलता, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे क्योंकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ, क्योंकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है और तार की लंबाई खींचकर तीन गुनी करने से तार का पदार्थ नहीं बदलेगा। तीन गुनी करने से तार का पदार्थ थोड़ी बदल जाएगा, इसलिए प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल का एक फॉर्मूला आपको याद होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, EV/ml इंटू टाउ। याद आया? इस फॉर्मूले पे आप देखें, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि कांस्टेंट है। V क्या है? वोल्टेज तार के सिरों के बीच इन्होंने लगाया एक नियत विभवांतर जोड़ा गया है, तो वोल्टेज भी कैसा है? कांस्टेंट। M क्या है? चालक तार नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट है। L चालक तार की लंबाई, ये तीन गुनी करी जा रही है। और टाउ श्रांति काल है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर तो हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, इसका मतलब सारी राशियां यहां पर कैसी हैं? कांस्टेंट। केवल और केवल जो VD होगा ये डिपेंड करेगा L पर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा वो चालक तार की लंबाई के विलोमानुपाती आएगा। अब तो अगर लंबाई तीन गुनी करी जा रही है बढ़ा करके, तो अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? 1/3। तीन गुनी करोगे ना तो अनुगमन वेग 1/3 हो जाएगा। यहां लिख देंगे स्पष्ट है कि चालक की लंबाई तीन गुनी करने से
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1/3 हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट का जवाब हो गया। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का गा कर लिया। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गा में एक अथवा पार्ट भी है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के गा में एक अथवा वाला पार्ट भी है, जिसमें लिखा हुआ है विभवमापी का सिद्धांत क्या है। तो क्या आपको याद है विभवमापी का सिद्धांत क्या है? विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, याद होगा आपको। और विभव प्रवणता का सिद्धांत क्या होता है? विभव प्रवणता का सिद्धांत ये है कि अगर हम किसी प्रतिरोध तार में बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाते हैं तो विभव का मान लगातार घटता है। ठीक है, एक एकांक दूरी चलने पर विभव के मान में जितनी गिरावट आती है उसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालेंगे विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत, तो जो मैंने बताया वही यहां पर नोट कर देंगे। लिख देते हैं विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है। विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, और विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है? जिसके अनुसार यदि किसी प्रतिरोध तार में बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाया जाए तो विभव का मान लगातार घटता है। ठीक, प्रतिरोध तार में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर एकांक दूरी चलने पर विभव में जितनी कमी होती है उसे उस प्रतिरोध तार की
उसे उस प्रतिरोध तार की विभव प्रवणता का कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं या रो से भी कर सकते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो का फॉर्मूला हुआ करता है प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर बटे प्रतिरोध तार की लंबाई। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर अपॉन प्रतिरोध तार की लंबाई। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू वी अपॉन एल। इस तरह से v इज इक्वल टू रो एल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये विभवमापी का सिद्धांत हो जाएगा। अब इसी में एक न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है साथ में, तो हम आंकिक भाग भी कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है। ये एक फिगर बेटा उन्होंने बना के दिया हुआ है। इस विभवमापी का तार जो ए बी है इसका प्रतिरोध 8 ओम है। तो यहां पर हम लिख देते हैं दिया है तार ए बी का प्रतिरोध दिया गया है 8 ओम। आगे 4 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। ये 4 ओम का प्रतिरोध ये लगा हुआ है बेटा, देखो इसके सिरों के बीच का आपको विभवांतर पता लगाना है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, आगे और पढ़ देते हैं। पहले जब विसर्पी कुंजी का संपर्क विभवमापी तार के ठीक मध्य बिंदु C पर किया जाता है, ये विभवमापी तार का ठीक मध्य बिंदु है, विभवमापी तार का ठीक मध्य बिंदु है, तो उस वक्त इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा ये आपको मालूम करना है। ठीक है, आप थोड़ा गौर से देखिए। पूरे तार का प्रतिरोध कितना है 8 ओम। ये मिड पॉइंट है, तो अगर तार आधा हो जाएगा तो प्रतिरोध भी तो आधा हो जाएगा। तो मतलब ए से सी तक का प्रतिरोध कितना होगा 4 ओम। हल एसी चालक तार का प्रतिरोध होगा 4 ओम और इतना ही प्रतिरोध किसका होगा बीसी का भी तो इतना ही आ जाएगा। 4 ओम इसका 4 ओम इसका और 4 ओम ये लगा ही है। ठीक है, ये आर जो अलग से दिया गया है उसको हम 4 ओम इसको आर मान लेते हैं। अब एक चीज पहले ध्यान से देखो, 2 वोल्ट का सोर्स लगा है। सबसे पहले मैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि ये 4 ओम जो लगा है, अब देखो एसी का प्रतिरोध भी कितना हो गया 4 ओम, बीसी का प्रतिरोध भी कितना हो गया 4 ओम। आप थोड़ा गौर से फिगर देखें तो ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों आपस में कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि आर ए सी व आर, इसको आर माना है ना, कौन से क्रम में है ये समांतर क्रम में है। ठीक है, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तब ये 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध हमने आर डैश माना है। फॉर्मूला लगाएंगे आर ए सी इंटू आर अपॉन आर ए सी प्लस आर। याद करें कि जब 2 प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में होते हैं
तो हम डायरेक्ट प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र लगा सकते हैं। इस तरह से R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, RAC और R दोनों ही 4 4 हैं, तो 4 × 4 16, 4 + 4 8। इस तरह से R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम। इन दोनों का, अब इन दोनों का मिला के R डैश और ये CB का जो प्रतिरोध है 4 ओम, ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में यहाँ लिखेंगे, क्योंकि R डैश व RBC R डैश व RBC श्रेणी क्रम में है। लिख देंगे यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, R डैश और RBC श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, इसलिए R डबल डैश इज इक्वल टू R डैश प्लस RBC। R डैश 4 कितना आया है, 2 ओम आया है R डैश, और RBC है 4। इस तरह से R डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, और R डबल डैश ही पूरे सर्किट का क्या है, तुल्य प्रतिरोध। अगर पूरे सर्किट में प्रतिरोध इतना है, सोर्स 2 वोल्ट का है, तो परिपथ में धारा कितनी होगी, परिपथ में कुल वैद्युत धारा, परिपथ में कुल वैद्युत धारा I के लिए V/R डबल डैश, V लिखेंगे 2 और R डबल डैश, R डबल डैश क्या होगा, 6। इस तरह से I की वैल्यू आएगी 1/3 एम्पियर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखें, यहां से जो टोटल करंट चली वो कितनी है, 1/3 एम्पियर। टोटल करंट 1/3 एम्पियर है ना, यहां पर आकर ये करंट इधर भी गई, इधर भी जाएगी, जंक्शन है, क्योंकि दोनों ओर का प्रतिरोध सेम है, इसलिए करंट भी आधी आधी जाएगी। करंट जितनी इधर जाएगी उतनी इधर जाएगी। कुछ बात समझ आ रही है, दोनों रास्तों का रेसिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों रास्तों में जाने वाली करंट भी कैसी होगी, सेम। अब आप खुद सोचें, 1/3 एम्पियर यहां से आ रही है, और 1/3 में आधी इधर जाना चाहती है, आधी इधर जाना चाहती है, तो इस 4 ओम में 1/3 का आधा आएगा, कितना आएगा, 1/6। अतः 4 ओम जिसे किससे लिख रहे हैं, R से, या R इज इक्वल टू 4 ओम। अतः R इज इक्वल टू 4 ओम में धारा, R इज इक्वल टू 4 ओम में धारा I डैश मान लिया जाए, और वो आएगी 1/6 एम्पियर। 1/3 का आधा 1/6 एम्पियर। अब आप समझ सकते हैं इसमें करंट कितनी आ गई, देखो 1/6 एम्पियर, और 1/6 एम्पियर इसमें भी आ गई करंट। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, इसलिए R के सिरों के बीच विभवांतर, R के सिरों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू I डैश इंटू R। I डैश कितना है, 1/6, और R की वैल्यू है 4, 2 दूना 4, 2 3 6। इतना वोल्ट विभवांतर इसके दोनों सिरों के बीच में आपको मिल जाएगा। और ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 के गा का अथवा वाला पार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के घा और अंगा दोनों पार्ट बाकी हैं। अब इनको हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और भी सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।